हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम टू द फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम अपने फॉर्मूला फटाफट सीरीज में जो फॉर्मूला सीरीज लेकर आए हैं वो चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स, क्लास 12th के। तो अभी तक आप भी यही सोच रहे थे ना कि कहीं पर फॉर्मूले मिल जाए वेव ऑप्टिक्स के, तो चलिए देखिए हम लेकर आ चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक आपने वन शॉट वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ करके रखा है। तो अब बारी है जल्दी से सारे फॉर्मूले को रिवाइज करने की। तो गेट सेट रेडी। तो अब जैसे ही आप अपने एनसीईआरटी खोलेंगे वेव ऑप्टिक्स की, तो वहां पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा एक प्रिंसिपल, और उसमें आपको दिखेगा कि वेव फ्रंट के बारे में बताया गया है, बट वहां पर कोई भी फॉर्मूलेस नहीं है। सबसे पहला जो फॉर्मूला यहाँ पर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव। इसका नाम सुनते ही आप कहोगे मैम ये तो पहले ही पढ़ा था ना। कहाँ पर पढ़ा था? रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था ना। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव में जो फॉर्मूला आपके लिए है वो है साइन आई अपॉन साइन R V1 upon V2. What is I and what is our angle of incidence, angle of refraction, and V1 is the velocity, speed of the first medium, V2 is the speed of the second medium. ठीक है, अब इसी को अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में जब लिख देते हैं ना, तो आपको पता है वो बन जाता है हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो गया आपका स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। लिख भी दिया है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके वैक्यूम में जो स्पीड है लाइट की वो c होती है, और तो अब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का वो हो जाता है C अपॉन V1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम is C अपॉन V1। ठीक है। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम is C अपॉन V2। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द मीडियम। अगर कोई फ्रीक्वेंसी है, कोई वेवलेंथ है, तो क्या रिलेशन होगा? दैट इज V μ1 अपॉन λ1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन λ2। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि सेकेंड मीडियम की फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ गिवन और फर्स्ट मीडियम का सिर्फ आपके पास वेवलेंथ गिवन है, आपको बोल दिया चाहे फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूलेस कहाँ यूज हो सबको पता है, तो मैं फिर से नहीं बताने वाली हूँ। अब जो आपका फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर वो आ जाता है रिफ्रैक्शन एट अ रेयरर मीडियम। इसका मतलब होता है कि जो सेकंड मीडियम है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट मीडियम, और इसको हम दूसरे टर्म्स में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जहाँ पर आपका जनरेट हो रहा होता है क्रिटिकल एंगल, जो कि आपका होता है 90 डिग्री, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। कुछ रिवाइज हुआ? ठीक है, यहाँ पर साइन IC इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1 वेयर IC इज अ क्रिटिकल एंगल एज आई टोल्ड यू। फिर आता है आपका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर इज डॉपलर्स इफेक्ट। जब उसमें क्या होता है कि जो आपका सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होता है, एंड वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसको हम कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। एंड डॉपलर शिफ्ट यहाँ पर निकालना होता है, दैट इज डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू माइनस V रेडियल अपॉन C। और ये तभी वैलिड है जब आपकी जो सोर्स की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम हो। ठीक है, एंड डेल्टा V क्या है? चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज V, and V radial is what? V radial is the source velocity है, जो कि along the line joining the observer to the source related to the observer। and ये पॉजिटिव तब होता है जब आपका जो सोर्स है वो दूर जा रहा हो ऑब्जर्वर के। अगर पास आ रहा है तो ये V radial जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल। तो अभी जो आपने डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ा, जहां पर आपने देखा कि फ्रैक्शनल अगर चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी में, दैट इज इक्वल टू द माइनस V रेडियल अपॉन C, उसी के ऊपर एग्जांपल है जहां पर पूछा गया है व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विद रिस्पेक्ट टू अस सो दैट सोडियम लाइन एट 589 नैनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड एट 589.6 नैनोमीटर। मतलब यहाँ पर स्पीड पूछा है कि क्या गैलेक्सी की क्या स्पीड है, मतलब क्या निकालना है आपको? V रेडियल निकालना है। ठीक है, आपके पास लैम्डा
1 दिया है, लैम्डा 2 दिया है, इससे आप निकाल लो कि डेल्टा लैम्डा जो कि हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 विच इज इक्वल टू 0.6 नैनोमीटर। एंड द फॉर्मूला फ्रॉम द डॉपलर्स इफेक्ट इज फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल अपॉन सी। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब हम जानते हैं दैट इज न्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, बट फॉर द स्मॉल वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी चेंज फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू माइनस फ्रैक्शनल चेंज इन लैम्डा। ये आपने पढ़ा है जब आपकी जो वैल्यूज जो है किसकी सी एंड लैम्डा की काफ़ी तो छोटी हैं। ओके तो यहाँ से रिलेशन मिला तो ये हो जाएगा डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल अपॉन सी। आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये वी रेडियल। अब आपके पास ये गिवन है, कैसे गिवन है तो देखो ये नेगेटिव से नेगेटिव पहले कैंसिल कर दो, तो डेल्टा लैम्डा है आपके पास 0.6 और लैम्डा इज द फर्स्ट जो वेवलेंथ है वो, तो फर्स्ट आपकी वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर एंड वी रेडियल अपॉन सी की वैल्यू आप इजीली जानते हो, इसको यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पर ये चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, आपका वी रेडियल निकल आएगा। जैसे आपका वी रेडियल आ रहा है पॉजिटिव तो वो क्या होता है, आपकी जो गैलेक्सी है वो क्या है, दूर जा रही है आपसे, ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, तभी तो वी रेडियल हमारा पॉजिटिव होता है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही देख लिया था फॉर्मूले में। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं डॉपलर्स इफेक्ट के ऊपर। अब जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर वो आपका आता है, स्टार्ट होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो सोर्स है आपका वो है आपका कोहेरेंट सोर्सेस, मतलब वहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम है, फेज जो है वो भी कॉन्स्टेंट है। मान लेते हैं कि ये S1 एंड S2 ये दो आपके सोर्सेज है जो कि कोहेरेंट है, एंड यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट पॉइंट P। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है एट पॉइंट P पर वो होता है 2a cos ओमेगा t। ठीक है, व्हाट इज द ए जो ये जो डिस्प्लेसमेंट की लेंथ है वो ये वाली है। ये कैसे आया होता है कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड y1 आपका हो जाता है a cos ओमेगा t, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिमिलरली फॉर दिस, और दोनों को ऐड कर देते हैं, आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकल आता है। अब यहीं पर अगर पाथ डिफरेंस निकालना होता है तो वो होता है आपका n लैम्डा, वेयर n इज द वैल्यू इट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड अगर आपको बोल दिया जाए कि इंटेंसिटी निकालो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो हम जानते हैं इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, एंड यहाँ पर जो फिर निकल कर आती है इंटेंसिटी दैट इज 4I0, और ये I0 जो है वो इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ईच वन ऑफ द इंडिविजुअल सोर्सेस। हर सोर्सेस के इंडिविजुअली जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड हो रही है वो I0 हो गया है। अब यहाँ पर अगर ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो गया, अभी तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ तब की बात है, तब तो आपकी इंटेंसिटी 4I0 है। अगर ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो जाता है तो वहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो आपकी हो जाती है 0, एंड पाथ डिफरेंस हो जाता है आपका, यहाँ पर था n लैम्डा, यहाँ पर हो जाता है n प्लस हाफ लैम्डा, और n की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये पूरी डिटेल अगर आपको देखनी है तो वन शॉट वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखने जा रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं हम सारे ही देख लेंगे। इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हो, सिर्फ आप यहाँ पे फिगर देखो। फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि अगर एक सिंगल स्लिट है, अगर इसको डबल स्लिट में कन्वर्ट करा तो ये रहा आपका S1, ये रहा आपका S2, और यहाँ पर जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये जो रेड पैटर्न है दैट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड ये जो ब्लैक पैटर्न है दैट इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म आया जिसके अंदर आपका लाइट एंड डार्क बैंड्स दोनों ही हैं। पाथ डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर उसको कैलकुलेट करने से पहले आप ये वाला डायग्राम देख लो। यहाँ पर दोनों स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने लिया है d, एंड स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने लिया है कैपिटल D, एंड ये जो है आपका, ये है आपका x। ठीक है, यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वो होता है आपका डेल्टा x विच इज इक्वल टू d साइन थीटा, और आप कह सकते हो xd अपॉन डी। xd अपॉन डी कैसे है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है आपका, तो आप कहते हो कि साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड साइन थीटा आपका हो जाएगा d अपॉन डी।
ठीक है, तो हो गया यहाँ से। तो ये आपका पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका आ रहा है जो कि आपका ब्राइट रीजन पर होता है, तो उसके लिए जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो हो जाती है एन डी लैम्डा अपॉन डी, वेयर डी कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, जहां पर एन की वैल्यू जो है वो वेरी करती है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसे इसके नाम में ही है डिस्ट्रक्टिव, तो ये डिस्ट्रक्टिव मतलब सब तोड़ ताड़ दिया, मतलब डार्क रीजन हो गया है। तो ये होता है आपका डार्क रीजन में, जिसके लिए आपका जो ये एक्स है उसकी वैल्यू होती है n + ½ लैम्डा डी अपॉन डी, और n की वैल्यू हो जाती है 0, 1, 2। ठीक है, फिर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ फ्रिंज विड्थ। एंड ये जो फ्रिंज विड्थ है वो होती है आपकी लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, तो ये जो आपका पैटर्न फॉर्म हुआ है इसको हम कहते हैं फ्रिंजेस, और इसकी जो विड्थ है वो कैलकुलेट होती है इस तरीके से। कैपिटल डी स्मॉल डी ऑलरेडी बता चुके हैं, अब देख लेते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका आता है, मेनली क्वेश्चन में आपको फ्रिंज विड्थ काफी बार पूछी जाती है, तो शायद उसी के बेस पर एक ये क्वेश्चन है कि 2 स्लिट्स है जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपकी 1 मिलीमीटर, मतलब 2 स्लिट्स के बीच में, मतलब स्मॉल डी है, एंड ये जो है ये स्क्रीन से 1 मीटर अवे रखी है, मतलब कैपिटल डी है। फिर आपको पूछा गया व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन, और जहां पर आपको वेवलेंथ गिवन है 500 नैनोमीटर, मतलब लैम्डा गिवन है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर, एंड कैपिटल डी आपकी है 1, लैम्डा आपका हो गया है 500 × 10⁻⁹। सारी वैल्यूज को आप इस फ्रिंज विड्थ में रखोगे, जो कि है आपका लैम्डा डी अपॉन डी। सारी वैल्यूज आपको पता है, लैम्डा पता है, कैपिटल डी पता है, स्मॉल डी पता है, आपका फ्रिंज विड्थ इजीली निकल आएगा, जिसको हम फ्रिंज सेपरेशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब जैसे ही यंग जी ने क्या करा, डबल स्लिट खत्म किया, उनके दिमाग में आया चलो सिंगल स्लिट करते हैं, तो सिंगल स्लिट उन्होंने करा, तो वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ से ये सिंगल स्लिट है जिसकी विड्थ है आपकी ए, और यहाँ पे एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट जा रही है। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्ट्रेट गई तो कोई बात नहीं, और ये कि थोड़ी डेविएट हो गई, तो इन्होंने बोला कि ये जो एंगल फॉर्म करी है पैरेलल लाइन से वो है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस हो जाता है वो होता है ए साइन थीटा, विच इज लमसम इक्वल टू ए थीटा, अगर ये जो इस एंगल है ये बहुत ही छोटे बने हैं तो। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस का, वेयर ए इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। अब अगर सेंट्रल पॉइंट पर मान लें कि थीटा की वैल्यू 0 हो गई है, मतलब ये वाली जो लाइन है अभी सब ऐसे ही चले जाएंगे, कोई भी एंगल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जब कोई एंगल फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो पाथ डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। पाथ डिफरेंस जो 0 हो जाएगा तो जो भी लाइट इधर डेविएट हो रही थी वो सारी लाइट इधर जाएंगी। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो पहले जो इंटेंसिटी ये थी, अब ये जो इंटेंसिटी है ये बढ़ गई है। अब कोई भी डेविएशन सब चली जा रही है एकदम स्ट्रेट, तो इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी अगर सेंट्रल पॉइंट पर है तो। और मिनिमा कहाँ आकर होगा, मिनिमा अकर होता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा पर, जहां पर एन की वैल्यू आपकी डिफर करती जाएगी। और लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ जो भी आप लाइट की यूज कर रहे हो, चाहे वो विजिबल रीजन की हो, चाहे वो इंफ्रारेड रीजन की हो, या फिर सो ऑन। क्लियर? तो ये समझ लिया ना पॉइंट कि मैक्सिमम कैसे हो रहा है, क्योंकि थीटा 0 होने पर तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको थोड़ा सा भी रिमाइंडर नहीं है, आपको ये पता है सिर्फ और आपको डायग्राम याद है, तो आप इजीली बता दोगे कि थीटा इक्वल टू 0 होने पर ही इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम होगी इन अ सिंगल स्लिट। तो अब जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आने वाला है, दैट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर? दैट इज अ मिनिमम डिस्टेंस जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेपरेटली। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर आपको देखोगे तो रेडियस ऑफ द सेंट्रल ब्राइट इस रीजन का अगर आपको निकालने को बोला जाए तो वो होता है फॉर्मूला R0 122 लैम्डा एफ अपॉन 2a, which is equal to 0.61 lambda f upon a, where 2a is the diameter and f is the focal length of the lens and a क्या है, एपरेचर है लेंस का। ठीक है, तो आप मान लो ये लेंस है, इस लेंस का एपरेचर है 2a, फोकल लेंथ ये रहा। अगर आपको यहाँ पर सेंट्रल पर अगर आपको बोल दिया जाए रेडियस निकालने को तो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज द सेम, दैट इज अ मिनिमम डिस्टेंस जिसे आप आइडेंटिफाई कर पाओ दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो ये होता है डेल्टा थीटा 0.61 लैम्डा अपॉन ए, सेम दिस वन, दिस इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन।
क्लियर। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन देख लेते हैं एक। तो जो क्वेश्चन है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पे वो किस तरीके का आएगा कि आपको वेवलेंथ दी है 6000 एंगस्ट्रॉम, जिसको आप कन्वर्ट कर लोगे मीटर में। ये आपकी आ रही है स्टार से व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप जिसका हुज ऑब्जेक्टिव हैज अ डायमीटर आपको दिया है 200 इंच। तो यहाँ पर आपको रिलेशन पता होना चाहिए 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। जैसे आपको ये पता चल जाएगा, आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। वेवलेंथ आपके पास ऑलरेडी है एंड यहाँ पर ये डायमीटर इतना हो जाएगा, जो भी आप मीटर में निकालोगे वहाँ से आपके पास ए निकल आएगा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ए आप यहाँ से निकाल ही लोगे, तो आपके पास क्या निकल आएगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। सो फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, चाहो तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। वॉटेवर जो भी आपको इजिली लर्न हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर इज दिस कि अगर जो हमारा मीडियम है किसी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में अगर एयर नहीं है, कोई और है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया है n, तो वहाँ पर आपका ये जो सेपरेशन जो है, मिनिमम जो सेपरेशन है रिजॉल्व होने का ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा डी मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन बीटा। अब आपने अभी तक देखा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का तब जब आपके ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में जो मीडियम था वो एयर था। अब अगर एयर से चेंज हो गया है n, जिसका कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा ये वाला। अब यहाँ पर जो ये n साइन बीटा है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ न्यूमेरिकल एपरेचर। व्हाट इज डी मिनिमम, डी मिनिमम इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स टू गेट रिजॉल्व सेपरेटली। ठीक है, अब आ जाते हैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स पर। तो वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो यहां पर आ जाता है कंसेप्ट आपका ZF। व्हाट इज ZF, ZF इज द फ्रेशनल डिस्टेंस, जो कि आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होकर आई है लाइट वेव से, किसके, फॉर द स्प्रेड टू अकर, फैलने के लिए। ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं फ्रेशनल डिस्टेंस। और आप कह सकते हो डिस्टेंस ड्यू टू डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में भी स्प्रेड होता है, डिफ्रैक्शन के कारण वो होता है ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा, जहां पर ए जो है वो आपका एपरेचर है, लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। ZF क्या है, फ्रेशनल डिस्टेंस है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमने जब NCERT सॉल्यूशन किया था वहां पर भी हमने सॉल्व किए हैं। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द पोलराइजेशन। इसके अंदर सारे फॉर्मुलेज हम देख लेते हैं। सो पोलराइजेशन क्या होता है, दैट अ वाइब्रेशन ऑफ अ लाइट दैट इज कन्फाइंड इनटू अ स्पेसिफिक प्लेन। यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला आता है जो होता है मॉल्स लॉ, जो कहता है I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ पर जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन द पास एक्सिस ऑफ द टू पोलराइज, जहां से वो लाइट आपकी पास हो रही है। I नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ अ पोलराइज्ड लाइट जब वो P1 प्लेन से पास हो जाए, एंड I क्या है, जो न्यू इंटेंसिटी है जब वो दोनों पोलराइड्स में से वो रोटेट हो जाए। तो दे आर टू पोलराइड्स P1 एंड P2, जब ये रोटेट हो जाएंगे तो जो आपकी इंटेंसिटी यहाँ पर आएगी दैट इज I। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है ब्रूस्टर लॉ। व्हाट इज द ब्रूस्टर लॉ, इसमें आपको मिलता है ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल क्या होता है, that at any angle of incidence, the angle of incidence and the angle of refracted ray is completely polarized, then the angle of incidence is known as Brewster angle. ठीक है, then the angle of incidence is known as Brewster angle, IB। ठीक है, तो जब ये इंसिडेंट रे अनपोलराइज्ड थी, अब ये पोलराइज्ड होने के बाद जो एंगल हो गया है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे भी पोलराइज्ड हो गई, रिफ्लेक्टेड रे भी पोलराइज्ड हो गई। अब जो एंगल है वो हो गया है आपका IB, और यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है म्यू इज इक्वल टू 10 IB। सो दिस इज द ब्रूस्टर लॉ, एंड IB क्या है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाता है। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड के बीच में 90 डिग्री एंगल बन जाता है। क्लियर हो गया, सारी चीज़ें मैं डीपली नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमारी सीरीज जो है वो फटाफट सीरीज है, और यहाँ पे सिर्फ हमारा मकसद है इन फॉर्मुलेस को रिवाइज करना ओनली, एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। सो आई होप आज हमने जितने भी फॉर्मूले रिवाइज किए हैं वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के, आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं, क्योंकि इसके पहले आपका सिर्फ ये रिवीजन वाला पार्ट था, क्योंकि आप वन शॉट वीडियो और सॉल्यूशन सब कुछ कर चुके हो, तो सिर्फ ये पोर्शन था सारे एक बार से जल्दी से एक नज़र मारने के सारे फॉर्मूलेस पे, तो वो भी आपने कर लिया है।
जैसा कि आप जानते ही हो, लर्नो फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।